अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, के हमारे जो डिफरेंट किस्म की मेंटल इलनेस है या जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी डिफरेंट रीजंस या उनकी कॉजेज जो हैं वो क्या होती हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन कॉजेज की वजह बनते हैं। हम किसी भी एक फैक्टर को या किसी भी एक एलिमेंट को इसका रीजन या इसका कॉज नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है ये दोनों मिलके इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब कोई भी तीन चार हिस्से किसी भी चीज के मिलके काम करते हैं इंटरेक्शन के साथ, तो उसको हम कहते हैं ये एक सिस्टम है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर एक इंजन है, उसके अंदर व्हील्स हैं, उसमें फ्यूल डलता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक सिस्टम होता है। तो हम ये अगर उसमें किसी भी एक चीज़ में मसला होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर ब्रेन में कोई इशू है, उसके जो ऑर्गन है उसमें कोई डैमेज है या कोई भी रीज़न है या हमारी फिजिकल जो कंडीशन है उसका कोई ऐसा फैक्टर है जहाँ पे खराबी हो गई है, तो हमारा ये जो ब्रेन पूरा जो जिस्म है या पूरा ब्रेन और बॉडी का जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा और उसकी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होगी। तो करेक्ट फंक्शनिंग के लिए इन दोनों का, ब्रेन और बॉडी का जो है वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हमारा ब्रेन एंड बॉडी का जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है या हमारी मेडिकल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो दोनों अच्छे तरीके से काम करती हैं। अच्छा, हम अगर हम ये किसी भी एक एलिमेंट को अपने इलनेस का कॉज ठहराएंगे, तो इससे ये होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो ट्रीटमेंट है वो दोनों लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए हमें मल्टीपल फैक्टर्स की आपस में इंटरेक्शन देखनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन डिफरेंट जो कॉजेज हैं या डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम वन बाय वन ये देखेंगे कि ये मॉडल्स किस तरह से इंटरेक्ट करके या ये सिस्टम जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करके मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। हमारा बेसिकली चूंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कॉजेज की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें कैटेगरी है वो है बायोलॉजिकल कॉजेज की। बायोलॉजिकल कॉजेज में डिफरेंट जो है वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के, वो है सबसे पहले उसमें आ जाता है जीन, कि एक जो इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली उसने क्या चीज़ इनहेरिट की है। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे बाइपोलर है, ओसीडी है, इन सब में जो जेनेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बाकी दूसरी फैक्टर्स की निस्बत। इसी तरह कुछ फैक्टर्स, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कुछ दूसरे फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल हर एक के अंदर कोई ना कोई इनमें से फैक्टर जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, फिर अगर कोई डैमेज हो जाए किसी भी ब्रेन के पार्ट में, तो किसी भी जगह पे, जिसको हम ऑर्गेनिक डैमेज कहते हैं, कि हमारा ब्रेन जो है उसमें कहीं किसी जगह पे कोई मसला हो गया, कोई इंजरी हो गई है या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई हिस्सा जो है वो फंक्शनिंग सही नहीं कर रहा। फिर जो है मेल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरल ट्रांसमिशन। न्यूरल ट्रांसमिशन वही है जो न्यूरॉन्स जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर काम कर रहे हैं और जो है वो इधर से उधर हमारे मैसेजेस लेके जा रहे हैं। तो अगर उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे न्यूरॉन की जो फायरिंग है या हमारे न्यूरॉन की जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो भी बीमारी की कॉज बन सकती है और वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती है। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट ब्रेन की इन्फेक्शंस, कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन जो है वो बीमारी का सबब बन सकती है। उसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हमारी बायोलॉजिकल कॉजेज में आते हैं। हम अक्सर ये बार बार पढ़े होते हैं ना कि हाँ, इसके फलां के ना हार्मोन का प्रॉब्लम हो गया, हार्मोन का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, फलां जो है बंदा, उसको ये बीमारी है तो उसके ना हार्मोन सही काम नहीं कर रहे। तो ये जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ये भी ये बीमारियों की वजह बनती है और ये भी बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर हम इसको शुमार करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी कैटेगरी है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि किस तरह से डिफरेंट हमारे जो माहौल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे जो है वो डिफरेंट किस्म की, इसमें हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी आ जाता है, इसमें हमारी जो है वो लिविंग कंडीशंस भी आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग कंडीशंस की, कि एक इंसान जो है वो जहाँ पे रह रहा है
वहाँ कितनी सफाई है, वहाँ पे उसको जो है वो सारी सहूलियात मुयसर हैं जो उसको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करती हैं। अब आप अगर इस तस्वीर में देखें तो ये देखें, यहाँ पे ये गार्बेज पड़ा हुआ है, इस जगह पे ये जो डिफरेंट जो चिमनीज हैं फैक्ट्रीज की, इनसे धुआं उठ रहा है और इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये हमारे पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, और ख़ासतौर पे ये जो केमिकल्स जो हैं ये निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, या वो जो अपना गंदा पानी जो उनका होता है जिसको वो ज़ाया कर देते हैं उसके अंदर, मतलब जो वेस्ट होता है उसको जो फेंक देते हैं साफ पानी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो रीज़न बनते हैं बहुत सी बीमारियों की, जैसे ADHD है, जैसे ऑटिज्म है, ये इन चीज़ों की जो है रीज़न एक ये भी होती है एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर वैसे जैसे कि मैंने बताया कि ज़ाहिर है उसकी जेनेटिक रीज़न भी होगी, उसकी एनवायरमेंटल रीज़न भी होगी। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इसके अलावा वो आ जाता है कि डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रेसर्स हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, कि बहुत सी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं, ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। फिर इसके अंदर अब्यूज़ आ जाता है कि अगर आपको ये अब्यूज़ डोमेस्टिक भी हो सकता है, ये अब्यूज़ जो है वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद बीइंग अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम, कि आप किसी जुर्म का निशाना बने हैं, जैसे किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया, हार्म किया है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके अलावा जो अगर हम बात करें नेशन वाइज, तो यहाँ पे रेसिज्म भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर, क्योंकि जाहिर आपका सोशल एनवायरनमेंट है ना, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर रह रहे हैं, तो ये रेसिज्म भी डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को पैदा करने की वजह बनता है। इसके साथ साथ जो एक चीज़ इंटरलिंक्ड है वो है डिस्क्रिमिनेशन, रेशल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें देखने में आती है कि आपको एक इंसान को सोशल सपोर्ट कितनी है। वो लोग जो जिनको सोशल सपोर्ट हासिल होती है, जिनकी फैमिली या जिनके फ्रेंड्स जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, या वैसे भी वो मेंटली हेल्दी होते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होती, वो लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ज़्यादा निशाना बनते हैं। कॉजेज की थर्ड कैटेगरी देखते हैं जब, तो उसमें हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नंबर 3 पे। और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। मैंने अपनी एक वीडियो में इसी सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन और माइंड का फ़र्क समझाया था, कि ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है और माइंड जो है वो उसकी फंक्शनिंग है। तो जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, और हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, यानी हमारा माइंड है, उससे रिलेटेड है। इसके अंदर हमारी थॉट्स आ जाती हैं, क्या हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स। उसके साथ साथ हमारे जो है वो बिहेवियर वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स के ऊपर ही हम अपने एक्शन ले रहे होते हैं। फिर उसके अलावा हमारा जो है वो डिफरेंट जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये मैंने आपको जब मेरे जो सीरीज़ है लेक्चर्स की, साइकोलॉजी के लेक्चर्स की इंटरमीडिएट के, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया था कि किस तरह से जो है वो हमारी जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं डिफरेंट, उसमें हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं अपनी लाइफ में। हर स्टेज का एक अपना जो है वो उसके कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जिनको पूरा करना होता है, अगर उनको पूरा ना किया जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे इवेंट जो डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, तो वहाँ पे भी जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। वो अगर प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया गया उनको, तो वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। फिर उसके अलावा किसी भी इंसान की जो कोपिंग एबिलिटी है, कि वो किस तरह से, वो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती है, कि वो अपने कितना स्ट्रॉन्ग है अपने एनवायरनमेंट के साथ कोप करने में, और कितना जो है वो हेल्दी तरीके से कोप कर सकता है, और कितनी उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो अनहेल्दी है। फिर उसके बाद इंसान की अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एफिकेसी है, कि वो अपने आप को क्या समझता है, जो क्या अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को किस हिसाब से वो देखता है, और किस तरह से उसको उसका एस्टिमेट क्या है अपने बारे में। तो ये चीज़ें भी जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती हैं, वो जो कि अब देखें ना, ये अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर ट्रस्ट करता है,
तो उसके लिए जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ या मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ कोप करना और उनके साथ अच्छे तरीके से चलना उसके लिए पॉसिबल होता है। उसके अलावा इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी, उसका टेम्परामेंट, उसकी जो नेचर है, वो भी इन्हीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आती हैं, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि जो कि एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा लेती हैं और ज़्यादा जो है वो बीमारियों का शिकार होती हैं, जबकि कुछ पर्सनैलिटी स्ट्रोंग होती हैं। तो उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रोंग होने से उनको ये फ़ायदा होता है कि वो बीमारियों का शिकार कम होती है। फिर उसके अलावा किसी भी इंसान की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी जो माइंड की जो डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से हुई हुई है, उसका जो सोचने का अंदाज है कितना मेच्योर है, ठीक है, और कितना पॉजिटिव है, तो ये चीज़ भी, और कितना नेगेटिव है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती हैं। इसी सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर में भी, वो है हमारे फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स, कि हमने किस किस तरह से हमने एक इंडिविजुअल जो है वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के जरिए से जो चीज़ें सीख रहा है, तो क्या उसने वो चीज़ें सही सीखी हैं या उसने वो चीज़ें जो है वो नेगेटिव अंदाज में सीखी है। इसके अंदर हमने वही, मैं अपने लेक्चर्स का हवाला दूंगी जिसमें हमने कंडीशनिंग पढ़ी थी कि हम अपनी जो एनवायरनमेंट के थ्रू जो हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं वो हम कंडीशनिंग के जरिए कर रहे हैं। हम कंडीशनिंग जो है वो क्लासिकल भी है, ऑपरेंट भी है। तो इससे क्या है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम अगर फोबिया की एग्जांपल लें, फोबिया जो है वो फाल्टी कंडीशनिंग की वजह से होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा अपने इर्द गिर्द माहौल में किसी चीज़ से डर, ऐसी चीज़ से डर जाता है बचपन में, जब उसको इतनी समझ नहीं होती, जो कि उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन चूंकि उसको ये बताया नहीं गया कि तुमने ये गलत चीज़ सीखी है, तो वो उसको कंटिन्यू करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फियर है वो फोबिया में चेंज हो जाता है, यानी एक्सेसिव फियर चला जाता है। या कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को डरता हुआ देखते हैं या अपने इर्द गिर्द अपने किसी फ्रेंड को किसी चीज़ से डरता हुआ देखते हैं, तो वो भी कंडीशनिंग की वजह से उस जो डिसऑर्डर है उसको अपने अंदर डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी लर्निंग है, अगर वो भी ठीक नहीं होगी, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कॉज होने का रीजन बनेगी। जो नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रॉडली जिसमें हमने कैटेगराइज किया है अपने कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, वो है अनकॉन्शियस फैक्टर्स। हम फ्राइड की थ्योरी भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसकी थेरेपी भी पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो फ्राइड ने मुझे बताया था कि हमारा जो माइंड है उसके 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और उसने कहा था कि जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमें, जिनसे हम कॉन्शियस होते हैं, जो कि हमारी अवेयरनेस है। उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस है कि हमारे कॉन्शियस से, जैसे मैं, आप अगर ने मेरी वीडियो सुनी है तो पिछला जो हिस्सा है वो इस वक्त आपके सबकॉन्शियस में जा चुका है। और अनकॉन्शियस में वो चीज़ें हैं जो कि बहुत पुरानी जो है पड़ी हुई हैं, और फ्राइड के मुताबिक ऐसी चीज़ें जो कि पेनफुल है, ऐसी विशेष जो कि पेनफुल है, जो कि एम्बेरसिंग है, जो कि जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, तो या किसी भी वजह से आपके रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो पूरी नहीं हो सकी, तो क्या है, वो वाली विशेष जो है वो जाके रिप्रेस हो जाती हैं अनकॉन्शियस में। जब ये अनकॉन्शियस में चली जाती हैं और दब जाती हैं, बरी हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं, उसके लिए वो रिप्रेशन का वर्ड यूज करता है, तो वो वहां पे जाके खत्म नहीं हो जाती, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में अपने आप को जाहिर करती रहती हैं। तो फ्राइड के मुताबिक ये जो अनकॉन्शियस फैक्टर्स हैं, ये इनको अगर केटर नहीं किया जाता, तो ये हमारी बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की रीजन बनती है। और फिर इसी तरह उसकी थेरेपी में उसकी थेरेपी का तो मेन गोल ये है ना कि किस तरह से अनकॉन्शियस और रिप्रेस्ड जो आपकी थॉट्स हैं वहां तक पहुंचा जाए और वहां जाके उनको केटर किया जाए और उनका इलाज किया जाए। तो इस तरह से जो है ये हमारी कुछ कॉजेज थी जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डिफरेंट रीजंस बनती हैं, इनको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है। लेकिन हम कोई किसी भी एक रीजन को टोटली ये नहीं कह सकते कि हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इस रीजन की वजह से कॉज हुआ है। तो मल्टीपल रीजंस मिलके इंटरेक्ट करती हैं, तो किसी डिसऑर्डर को पैदा करती हैं या उसको एग्रीवेट करती हैं। तो इस चीज़ को हम मल्टी जो डायमेंशनल मॉडल का नाम देते हैं, कि हम जब कॉजेज पढ़ते हैं किसी भी डिसऑर्डर की, तो हम उसमें मल्टी डायमेंशनल मॉडल यूज करते हैं। तो अगली वीडियोस में हम डिफरेंट किस्म के जो मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स हैं उसका उनका जिक्र करेंगे कि किस तरह से वो डिफरेंट फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल बीमारियों को या मेंटल इलनेस को कॉज करते हैं।
तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा। ऐसा है तो इसको लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।